हमारे साथ जनाब मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, ये सरबराह हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के, एक थिंक टैंक है और उसकी जो दहशतगर्दी के हवाले से आदाद व शुमार हैं बड़े मुस्तनद होते हैं। हमारे साथ दूसरी मेहमान फरजाना अली साहिबा, ब्यूरो चीफ़ हैं आज न्यूज़ की। इनकी भी जो मिलिटेंसी दहशतगर्दी के मामला पर बड़ी गहरी नज़र है, KP को कवर करती हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आज 3 खबरें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यकीनन बन्नू कैंट पे हमला होता है, हम देखते हैं कि अवान सरहद के ऊपर भी एक तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पे भी झड़प हो रही है। और तीसरा कि दैश का एक बड़ा कमांडर जो है पाकिस्तान ने पकड़कर अमेरिका के हवाले किया है। कितनी अहम कामयाबी, अगर मैं यहाँ से बात शुरू करूँ कि जो दैश के कमांडर उनको जो गिरफ्तार किया गया है। देखिए, शरीफुल्लाह एक अफगान शहरी है जिसने अपना एक नाम जाफर के नाम से भी वो मशहूर था और वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था। और ये एक कोलैबोरेशन की अलामत है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म का कोऑपरेशन है पिछले 2 साल के दौरान काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। वरना उससे पहले काफी सदमेरी चल रही थी, लेकिन ये 2 साल के दौरान काफी तल्लुकात में बेहतरी आई है। और इसमें जो अमेरिकन मीडिया के मुताबिक तो ये CIA और ISI का जॉइंट वेंचर था। और मेरा ख्याल है कि ये इस बात का मजहर है कि भी ये जो दहशतगर्दी है ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मसला है और इसमें सबको मिलजुल के ही करना पड़ेगा और सबको जो है ना वो इस खतरे का एहसास करना पड़ेगा। क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया। ये दूसरी दफा हुआ है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब अमेरिका यहाँ से चला गया पेट्रोल के बाद, तो उसके बाद फिर ये सारे इशू से निपटने के लिए पाकिस्तान अकेला रह गया। क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो दहशतगर्दी की लहर देखी है 9/11 के बाद, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। उसकी वजह से हम ये जो आज जिन हालात से गुजर रहे हैं इसकी वजह वो है। वरना उससे पहले पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस तो था, लेकिन इस तरह से मास लेवल पे बम धमाके, खुद कुछ धमाके इस तरह से नहीं थे। 9/11 से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक खुदकुश हमला था, वो कोई अलकायदा ने किया था मिस्री सफारतखाने के खिलाफ। अदरवाइज पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी जो पूरी दुनिया की थी और फ्रंट लाइन के तौर पे लड़ी, और वो फिर दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान हर दिन के हिसाब से, जैसे आपने बंदूक का कहा, और मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान रोज की बुनियाद पे लाशें उठा रहा है। तो ये एक वाकया है। शायद इससे अमरीकियों को ये एहसास होगा कि उनको पाकिस्तान के साथ ये काउंटर टेररिज्म सिर्फ अपने मफादात के लिए नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के मफादात के लिए भी और ग्लोबल मफादात के लिए भी बढ़ाना पड़ेगा। दुरुस्त। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि ट्रंप जो हैं वो पहले सदर नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और फिर ये भी तल्ख हकीकत है कि जी शुक्रिया अदा करते और फिर पाकिस्तान तनहा रह जाते इस लड़ाई में। फरजाना साहब, ये बताइए कि ज़ाहिर 2 बड़े वाक़यात में, बन्नू पे बाद में आऊँगा, हम बात शुरू करते हैं आपसे अफ़गानिस्तान और वो जो है पाकिस्तान की सरहद पे जो हम देख रहे हैं कशीदगी चल रही है, झड़प हो रही है वहाँ पे। कुछ 12 रोज़ से जो है मतलब है कि सरहद बंद है, उसकी क्या ताज़ा तरीन जो है इतलात हैं आपके पास? आज की अगर हम बात करें, आज शाम तक क्या हुआ है वहाँ पर और कुछ चीज़ों में बेहतरी की आपको उम्मीद है? देखिए, शुक्रिया आमिर साहब। आज दोपहर को भी झड़प वहाँ पे हुई है और उसमें बताया जाता है कि उस तरफ से भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं और एक कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है इस तरफ पाकिस्तान में भी जख्मी हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बड़ी कशीदा है। जब हम सुबह बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 दिन में अफ्तारी से लेकर सहरी तक ये मामला जो है चलता रहता था। और पहले छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ एक दिन, फिर उसके बाद बड़े हथियारों का भी पिछले 2 दिन इस्तेमाल होता रहा। लेकिन आज फिर दोपहर में भी एक बार फिर जो है वो हमें कशीदगी देखने में आई और फायरिंग का सिलसिला हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि जख्मी भी है। अच्छा, मैं से पहले जाऊं मैं अब्दुल्ला साहब के पास, मोरे क्या वजह क्या बनी थी इस कशीदगी की, ये जो लेटेस्ट राउंड शुरू हुआ है? देखिए, इसमें तो वही पुरानी बात है ना कि वो पोस्ट बनाना चाहते हैं पिकेट अपनी, और चूंकि वहां तो पहले से तय है कि इस एरिया में ये नहीं हो सकती कोई भी किस्म की तामीरात, ना पाकिस्तान कर सकता है ना अफगानिस्तान कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद फिर हम देखते हैं कि कई सालों से ये सिलसिला चला रहा है कि कुछ एक अरसे बाद फिर एक कोशिश की जाती है अफगानिस्तान की तरफ से, यहाँ से मना किया जाता है और फिर वहां से ये मामला शुरू हो जाता है। तो वही एक बुनियादी वजह बनती है जो फिर वक्फे वक्फे से ये मामला जारी रहता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बीच में 3 दफा मुज़ाकरात भी हुए हैं और कोशिश की गई है कि इस मसले को
हल किया जा सके, लेकिन उसमें हमारी अब तक की इत्तला के मुताबिक कोई कामयाबी नहीं हुई है और ये मामला जो है जू का तू है। उसकी वजह से जाहिर है 12 दिन से सरहद बंद है। आप अगर जाएं वहां पे देखें तो आपको लंडीकोतल तक ट्रकों की और कंटेनर्स की एक जो लंबी लाइन नजर आती है। और एक और अलमिया मैं आपको बताऊं आमिर साहब कि ये जो लोग जा रहे होते हैं और यहाँ से सरहद के उस पार और इस पार, उसमें बहुत सारे मरीज भी होते हैं जो पाकिस्तान में आते हैं इलाज मालजे के लिए। आज मुझे मेरे रिपोर्टर ने ये भी बताया, वहां पे जो मकामी हमारे रिपोर्टर हैं, कि वो लोग जो फंस गए हैं इस तरफ इलाज मालजे के लिए आए थे, अब उनके पास तो रिहाइश की वहां पे जगह है नहीं, तो वहां पे वो मस्जिदों में या फिर रेलवे ट्रैक के, अगर आप गए हो, यकीनन आप गए होंगे लंडकोतल, तो जी आपने जी। देखा होगा वो सुरंगें सी बनी हुई है जहाँ पे पुराने जमाने में रेल चला करती थी, उसमें उन्होंने पनाह ली हुई है और वहां पे वो बेचारे जो है बैठे हैं, इंतजार जी, कर रहे हैं। इंसानी अलमिया लंडकोतल के बिल्कुल लोग जाते हैं। अपनी जगह दुरुस्त फरमा रही हैं आप। अब्दुल्ला साहब, अब तवक्को ये थी कि अफगान तालिबान की वापसी होगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। तो आप किस नज़र से देखते हो, फिर कहाँ तक ये जो पाकिस्तान मुसलसल उन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, सबूतों के साथ लगा रहे हैं कि जी बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो उनका जो बेस है या वो अफगान सरजमीन को एज ए जंपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जनाब देखिए, ये तो हमारी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद हमारे लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अफगान तालिबान ने एक बहुत बड़ी गलती ये की है कि वो अपनी लोकल लेजिटिमेसी के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे महाज पे आगे हैं जिसका अल्टीमेट नुकसान उनको और उनकी आवाम को हो रहा है। जैसे अभी देखें ना, कोलखम में जो कुछ हो रहा है उसके सबसे ज्यादा सफर तो वो है जो अफगान अवाम है, दोनों तरफ जो फंसे हुए हैं इधर या उधर, वो के पाकिस्तानी ताजर भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। तो अफगानिस्तान में कोई शक नहीं है कि वहाँ न सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान बल्कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, लश्कर इस्लाम, दाइश, बहुत सारे ग्रुप जो है ना वो अफगानिस्तान में वहाँ पे उनके ठिकाने हैं और वहाँ से वो ये सरगर्मियाँ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि अफगान तालिबान ने जो है ना वो चीन, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान सबके कंसर्न को एड्रेस किया है मासिवाय पाकिस्तान के, और ये बड़ा अलमनाक है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टू द गैलरी कर रहे हैं और इसका नुकसान उनका होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की एक सिंगल डायरेक्शनल पॉलिसी है, इस पर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इस वक्त जो है ना वो अफगान तालिबान को अपने उस विक्ट्री स्टैंड से नीचे उतरकर हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करना पड़ेगा ताकि वो अच्छा, अपने आपने अब्दुल्ला साहब एक जुमला भी कहा कि अपनी लेजिटिमेसी साबित करने के लिए उन्होंने बड़ा एक स्टांस पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत लिया हुआ है, तो ऐसी क्या उनको ये प्रॉब्लम है? क्या मतलब है पाकिस्तान अफगान अवाम में मतलब है बहुत उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, हालांकि हम लोगों ने कितना अरसा बरसा बरस दिहाइयों तक उनको होस्ट किया है, मेज़बानी की है। ये जो आपने जुमला कहा किस पैराए में, क्या इसका वो है बैकग्राउंड? एक्चुअली अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई तो अपोजिशन के सारे लोगों ने उनको कहा कि जी ISI के एजेंट आके बैठ गए हैं, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के एजेंट आके बैठ गए हैं। तो वो अब वो उनको बहुत बड़े जो है ना वो अवाम में एक पाकिस्तान के हवाले से कोई शक नहीं है कि एक नेगेटिव ओपिनियन तो मौजूद है। तो अफगान तालिबान ने ये देखा कि हमारी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन आ रहा है, लोग हमें एजेंट करार दे रहे हैं, तो उन्होंने जो उसको ले ऑफ करने के लिए एक ऐसा स्टांस अख्तियार किया जो लॉन्ग टर्म में उनके लिए काफी ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा, मैं आता हूँ बन्नू हमले की तरफ फरजाना साहिबा के। बन्नू हमला, कैंट पे हमला बहुत मेरे ख्याल में बड़ा था, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ, फौरी कार्रवाई हुई पाक फौज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ऑपरेशन रैप अप हो गया वहाँ पर, क्या आपके पास वो है इतला? जी बिल्कुल, अभी तक अब तो की जो इतला है उसमें यही है कि क्लियरेंस ऑपरेशन तो कंप्लीट कर लिया गया है और काफी तादाद में, मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा हमला था और ऐसी जगह को निशाना बनाया गया है। ये एक कोट पराडा बैक साइड पे एक एरिया है, उधर आके उन्होंने वो जो दो व्हीकल्स थी जिसमें बारूद भरा हुआ था आके टकराया, तो उससे जो जाहिर है अंदर फिर वो उनका जाना वो तो एक अलग किस्सा है, वो सारा एक प्रेस रिलीज की शक्ल में आपके पास आ चुका है। लेकिन जो एक फिर यहाँ पे एक इंसानी अलमिया ये हुआ है कि करीब जो घर थे, जो मस्जिद थी, उसको जो नुकसान पहुंचा, तो उसमें जो सिविलियन जाने गई है वो 12 बताई जाती है।
सिविलियन जाने 12 हैं और 5 हमारे 13 थे हमने वो। 13 सुना और था, खैर 12-13 जी जी जी। तो अब ये मैं एहलकारों के अलावा सिविलियन की बात कर रही हूँ कि जनाब। जिसमें औरतें, हाँ। बच्चे और जो मस्जिद में नमाजी थे या वो लोग जहाँ भाग हुए सारे मामले। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैं वहां पे लोगों से बात कर रही थी तो वो यही बता रहे थे कि इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। अब ये देखे ना कि एक ग्रुप जो शुमाली वजीरिस्तान में है और वो आके मुसलसल हमले कर रहा है, और फिर बन्नू में जिस तरह की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो गुड और बैड वाला एक मामला चल रहा है, लोगों में जो एतमाद है उसका फुकदान हो गया है। अब लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे विद इन सिस्टम कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि ये दरवाजा जिसको आके अटैक किया गया है, इस पर 2005 में भी लोकल लोग बताते हैं कि वहां पे एक दफा हमला किया गया था, फिर इसको बंद कर दिया गया था। तो ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे कोई आ जा रहा था, तो वो जगह उन्होंने चुनी है और फिर उसके अंदर आपको पता ही होगा कि 3 तरीकों से उन्होंने वो हमलावर हुए हैं। तो दुरुस्त। कहने का मकसद ये है कि जो लोकल लोग हैं वो भी इस बात पे परेशान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनूबी अजला तो वैसे भी एक आग लगी हुई है, लकी में एक अलहदा प्रॉब्लम चल रहा है, बनू में एक अलहदा बदएतमादी आपको अवाम में काफी अरसे से नजर आ रही है। डेरा इस्माइल खान मुसलसल दहशत गर्दों के एक किस्म के आप निशाने पर बल्कि है। बता रही फिर थी कि नॉर्थ कितने साउथ कितने हमले हो चुके हैं बाजोड़, केपी में। ओवरऑल ये आप केपी पख्तूनख्वा के देखें, अगर मैं जी पख्तूनख्वा में अगर सिर्फ हम इस फरवरी को देख लें तो यकीनन अब्दुल्ला के साहब के पास भी डिटेल होगी, तो जनाब। इससे आप अरे अंदाजा अब मुझे लगा लें मुझे अगर कि इजाज़त है मैं ख़ता कलामी करूं। पख्तूनख्वा में क्या चल रहा जी है। अब अब्दुल्ला साहब, बात ये थी कि आप याद करें कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बनकर उभरा था कि जिसने जब दहशतगर्दी की लहर बहुत बढ़ी थी, इसने खुद हमने उसको पीछे धकेला था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था ऑपरेशन ज़रबेज़ को, अगर आप याद करें। तो फिर हम ये देखते हैं कि उसके बाद फिर दोबारा कई साल तक जो है बिल्कुल मुल्क जो है अमन ओमान के साथ चल रहा था, बहुत कम इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे थे। दोबारा जो एकदम दहशतगर्दी बहाल हुई है, और मतलब है कि इतने बड़े पैमाने पे और तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के, ये लग नहीं रहा कि कोई अब जल्द अभी ख़त्म होगी। क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे? देखिए जी, ये एक बड़ी जंग है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल हमारी पॉलिसियां भी हैं उसमें। एक्सटर्नल फैक्टर्स में डेफिनेटली पाकिस्तान के जो एडवर्सरीज हैं वो भी कोई एक नहीं है, मल्टीपल हैं, जो कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। जो 20 साल पाकिस्तान ने पॉलिसी रखी और पाकिस्तान के ऊपर जो डबल गेम की पॉलिसी का इल्जाम लगा, उसका भी हिसाब पाकिस्तान ने चुकाना था, वो उसके हिसाब से भी है। और भारत का जो आपको पता है कि अफगानिस्तान में उसका राह का बिल्कुल सफाया हो गया था अगस्त 2021 को, वो भी वापस अफगानिस्तान में आ गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारी अपनी पॉलिसियां भी बहुत सारी ऐसी हैं कि हमने जो है ना वो सिर्फ एक अप्रोच अख्तियार की हुई है, वो है काइनेटिक अप्रोच। उसके साथ मसाइल ना पहले हल हुए ना आइंदा हल होंगे। और 2014 में इसलिए हल हो गए थे कि उस वक्त जो ये दहशतगर्द थे उनके पास कुछ इलाके थे, उनको क्लियर कर लिया गया था। अब उनके पास इलाके नहीं है, वो लोगों में भी मिक्स हो जाते हैं। जैसे डेरा इस्माइल खान में, लकी मरवत में, तो रात को कभी किसके घर कभी किसके घर जबरदस्ती मेहमान बन के रह जाते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किधर है किधर नहीं है ना। वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं आपकी पॉपुलेशन के अंदर। इसलिए आप जो है ना कोई लॉन्ग तो बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन तो कर नहीं सकते। आईपीओ करेंगे तो कितने कितने करेंगे। अब दूसरी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो देखा गया वो ये है कि ये नॉर्थ से मिलिटेंसी शिफ्ट हो गई है साउथ में। पहले ये आपने देखा होगा कि मोहम्मद और बाजोड़ और पेशावर और खैबर, अब उधर तो है वो बहुत कम है, लेकिन ये साउथ में जो साउथ केपी में 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, बन्नू है, लकी है, टांक है। मुझे ये बताइए कि टैक्टिक्स में क्या फ़र्क आया? उस ज़माने की टैक्टिक्स जो जब पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियाँ एक मुख्तसर वक्त में हासिल की थी, जब ऑपरेशन ज़रबैज़ हुआ था, उसमें उस वक्त में और आज में क्या इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि अब भी ऑपरेशन तो काइनेटिक जैसा आप फरमा रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो है दहशतगर्दी भी साथ साथ उसी तरह से हो रही है। देखिए, एक बड़ा जो अहम अंसर है हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज में हुआ हमारी एयरफोर्स का इस्तेमाल। तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में जितनी भी कामयाबियां हमें बड़े पैमाने पर मिली हैं, चाहे स्वात में हो, चाहे साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में हो, जो बड़ी कामयाबियां हमें मिली हैं उनका मेन सहरा पाकिस्तान एयरफोर्स के सर जाता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर बहुत सारे मसाइल जो है ना होते हैं, लेकिन अभी चूंकि उस तरीके से उसको इन्वॉल्व किया नहीं जा सकता। आप चूंकि टेररिस्ट के पास कोई इलाके नहीं है,
या शायद जो काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो शायद एयरफोर्स को कोई रोल दें। बहरहाल ये जो जंग है ये एरियल पावर के साथ ही जीती जा सकती है। रिसेंटली कुछ शायद ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है ना मुख्तलिफ इलाकों से उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं ये उनके बस की बात कम से कम मेरे ख्याल में उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको ये खत्म कर सकें। वो मार सकते हैं क्योंकि इस वक्त इनिशिएटिव जो है ना बिलोंग टू द मिलिटेंट। बदकिस्मती से इनिशिएटिव उस वक्त हमने लिया था, इस वक्त इनिशिएटिव वो ले रहे हैं और हम रिएक्शनरी मोड में आए हुए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है अगर आप उसको कंपैरिजन करते हैं उस वक्त के साथ और इस वक्त के साथ।